तो आज डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमने अपने इस लैब ट्यूटोरियल के अंदर अपनी जो पहली जितनी भी लैब्स हैं उनके जो बेसिक्स और जो चीज़ें हमने देखी उनको हमने कवर अप करना है। जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें आज सारी चीज़ें हमने करनी हैं और उसके बाद हमने शिफ्ट होना है बेसिकली डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कि डेटाबेस फिज़िकल डिज़ाइन के फिज़िकली हमने आज चीज़ों को क्रिएट करके देखना है। और उसके बाद आई विल डिसाइड कि हम फिर मूव करेंगे उसके ऊपर डेटाबेस के लॉजिकल डिज़ाइन के ऊपर, कि अगर आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ जाए, आपको एक इदारे में भेजा जाए, तो आप कैसे जाके वहाँ पे ऊपर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे और आप ER मॉडलिंग और डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हुए कंसेप्चुअल डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। आज हम देख रहे हैं फिज़िकल डिज़ाइन की कुछ बेसिक चीज़ें, ताकि जब आप कंसेप्चुअल डिज़ाइन बना लें तो फिर डेफिनेटली आपको SQL सर्वर में क्या बनाना है, एक्चुअल डिज़ाइन बनाना है, तो उसको फिर हम कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको करिएगा। जी, मेरी SQL सर्वर स्क्रीन आपको क्लियर नज़र आ रही है? ओके, अच्छा मैं एक सेटिंग करने लगा हूँ अपने SQL सर्वर में, वो आपने सबसे पहले वो कर लेनी है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे एरर्स आते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं फिर वो ड्यूरिंग द वर्क परेशान रहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा, आपको टूल्स का टैग नज़र आ रहा होगा ऊपर, इस पर क्लिक कीजिए। देख लें, मुझे देखने के बाद फिर हर बच्चा अपना अपना करेगा, फिर जिससे नहीं होगा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ये देखें, आप टूल्स के टैग में जाएंगे, देन आप ऑप्शन के टैग में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी। इसमें बेटा आप जाएंगे, ये डिज़ाइनर्स का टैब ओपन नहीं होगा, डिज़ाइनर्स के टैब को ओपन करेंगे। इसके अंदर टेबल्स एंड डेटाबेस डिज़ाइनर्स, इसको सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन होगा आपके पास लास्ट पे, प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर्ड टेबल रिक्रिएशन। इस ऑप्शन को आप अनचेक कर देंगे। ये चेकड होगा, इसको आप अनचेक करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जल्दी से ये सब लोग ये टास्क परफॉर्म कर लें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं जी। तो आज हम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट काम जो करेंगे वो हम देखेंगे कि हम अपने SQL सर्वर के अंदर किसी भी डेटाबेस को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मेरे पास यहाँ डेटाबेसेस के फोल्डर के अंदर कुछ डेटाबेसेस होने चाहिए, लेकिन मैं जिस सर्वर से पहले लॉगिन था मैंने उसमें डेटाबेस बनाए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने डेटाबेस नहीं बनाए। तो मैं दोबारा अपने उसी सर्वर से लॉगिन होता हूँ, क्योंकि मेरे पास सर्वर के 2 इंस्टांसेस हैं एट द सेम टाइम। तो मैं उस सर्वर से लॉगिन करता हूँ एंड देन ये देखें जी, मेरे पास 2 डेटाबेस इस वक्त मौजूद हैं, दैट इज़ कॉल्ड द sample1 एंड sample2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि हम अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मींस कि अगर हमें डेटाबेस की ये फाइल्स किसी को देनी हैं तो हम कैसे दे सकते हैं, हम कैसे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली बेटा आपको क्या करना है, अपने डेटाबेसेस के फोल्डर में जाना है। जिस डेटाबेस को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यू पीपल कैन गोज़ टू द टास्क, ये टास्क का ऑप्शन होगा। टास्क का ऑप्शन में आने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट डेटा टायर एप्लीकेशन, ठीक है जी। दोबारा सुन लें, हम सैम्पल के फोल्डर को क्लिक करेंगे, सैम्पल के जिस डेटाबेस को हम करना चाहते हैं उसके ऊपर जाएंगे, उसको हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम टास्क में चले जाएंगे। टास्क के बाद हम आएंगे किसमें, एक्सपोर्ट डाटा टायर एप्लीकेशन में। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो हमारे पास अपीयर हो जाएगी एक्सपोर्ट डाटा टायर एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे क्या पूछेगा, आपकी लोकेशन पूछेगा। आई थिंक मैंने पहले किया था, तो मैं ये फ़ाइल यहाँ पहले डिलीट कर लूँ डेस्कटॉप से, मैं दोबारा इसे इंपोर्ट कर लूँ ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। तो ये देखें जी, ये अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सेव टू लोकल डिस्क, के आप अपने इस डेटाबेस को जिसको आप एक्सपोर्ट करवा रहे हैं आप कंप्यूटर में कहाँ सेव करवाना चाहेंगे। तो आप ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करेंगे बेटा, जहाँ पे भी सेव करवाना चाहें। मैं करंटली अभी जो है डेस्कटॉप पे रखना चाह रहा हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे करने के बाद इसको सेव के बटन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपने देना है फ़ाइल का नेम। अच्छा, फ़ाइल का नेम आपने ख्याल करना है कि आप जिस डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेम नाम होना चाहिए। जैसे मैंने डेटाबेस sample1 को यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, तो मैं जब इसका यानी कि यहाँ पे नाम दूंगा तो मैं क्या करूँगा बच्चे, मैं यहाँ पे sample1 ही नाम दूंगा, sample1। ओके, सेम नाम देना है जी, सेम नाम से सेव होगा। जो मेरी डेस्कटॉप लोकेशन पे जस्ट
सेव टू डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो ये सारी उसने आपको पाथ बना के दे दिया है कि ये आपके सी ड्राइव के यूज़र्स फोल्डर्स के अंदर KFU डेवलपर्स के फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप फोल्डर है और उसके ऊपर ये फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, सिंपली आप इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे एंड ओनली फिनिश। तो ये देखें जी आपका डेटाबेस क्या हो गया है, एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है और ये आपका थोड़ा ही टाइम लेगा और उसके बाद ये आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली आपके पास। ये लें जी, अगर तो ये सारे ऑप्शंस यानी कि सक्सेसफुली हो जाएं, यानी कि ग्रीन टिक्स आ जाएं, सक्सेस इनका स्टेटस आ जाए, तो इट मीन्स कि डेटाबेस बिल्कुल करेक्टली एक्सपोर्ट हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलेशन में या आपकी डाटा एक्सपोर्टिंग में कोई ना कोई एरर आ गया। सिंपली हम इसे क्लोज करते हैं, लेट्स सी कि हमारा वो आया है या नहीं। तो ये देखते हैं जी आपके पास ये फ़ाइल sample1.backpack एक्सटेंशन के नाम से फ़ाइल आ चुकी है। ये आपका डेटाबेस की वो कंप्लीट फ़ाइल है, इसके अंदर आपके डेटाबेस की कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, अगर आप इसको यूज़र डायरेक्टरी से देखना चाहें, जो वहाँ पे वो पाथ दिखा रहा था, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे और यूज़र्स के फ़ोल्डर में जाएंगे एंड ये देखिए KFU डेवलपर का फ़ोल्डर है एंड ये आपके पास जी डेस्कटॉप का फ़ोल्डर है। और ये देखें यहाँ पे ये वाली आपकी फ़ाइल sample1.backpack जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने किया, कौन सा जी, हमने अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट किया। तो अब आप स्टूडेंट्स जो हैं इसकी ज़रा मुझे प्रैक्टिस करके बता दें कि सबका हो गया है, तो फिर हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को डेटाबेस क्रिएशन में हो सकता है मसला हो जाए, क्योंकि कुछ लोग आज पहले दिन क्लास लेने आए होंगे। तो बेटा डेटाबेस को क्रिएट करने के हमने दो तरीके देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरीका तो ये था कि हम डेटाबेस के फोल्डर पे क्लिक करें, जो UUI मेथड को यूज़ करते हुए न्यू डेटाबेस पे क्लिक करें। न्यू डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने सिर्फ डेटाबेस का नेम लिखना है, जिसमें हम लिखेंगे sample3। तो ये देखिए मेरे पास sample3 और मैंने ओके के बटन पे क्लिक करना है, तो मेरे पास एक न्यू डेटाबेस बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द sample3। ये देखें पहले सिर्फ sample1 और 2 था, अब 3 भी बन गया। और सेकंड तरीका क्या है कि हम यूजिंग SQL कमांड हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जो SQL की जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं जी न्यू ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ये भी हमने देखा था, क्रिएट हमने क्या क्रिएट करना है जी, हमने डाटा बेस क्रिएट करना है, सॉरी डेटाबेस क्रिएट करना है। और इसके बाद हम देखें डेटाबेस का नाम मैं दे देता हूँ जी sample3 तक हमने बना लिया, sample4। ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस क्यूरी एंड एग्जीक्यूट इट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये आप अपने इस फोल्डर को रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास ये वाला डेटाबेस भी आ जाएगा। तो ये देखें sample1 2 3 एंड 4 भी आपके पास डेटाबेस आ चुका है। तो अब बच्चे एक डेटाबेस को बनाएं और उसको इंपोर्ट करके देखें, एक्सपोर्ट करके देखें कि क्या वाकई वो होता है या नहीं होता। वो केस जो हमने इसमें और डिस्कस किया था कि हम अपनी डाटा फाइल्स को कैसे सीन कर सकते हैं, कि यानी कि हम कैसे देख सकते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर हमारी ये डाटा फाइल्स, यानी कि इसमें हमने देखा था कि दो किस्म की फ़ाइल्स हैं। ये हम आज के हमारी इसमें थ्योरी भी मौजूद है, थोड़ी सी लैब मैनुअल में हम उसको देख लेते हैं, जिसमें ये देखें लैब 3 मैंने आप लोगों के लिए यहाँ अरेंज की है। ये डेटाबेस फाइल्स, डेटाबेस फाइल्स बेटा दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी फाइल्स एंड द सेकेंडरी फाइल्स। द प्राइमरी data files contain the startup information for the database and point to the other file in database. यूज़र डाटा ऑब्जेक्ट्स क्यूब, ये कौन सी बेटा होती हैं, .mdf फाइल, यानी कि मास्टर डाटा फाइल्स कहलाती हैं। एंड द सेकेंडरी डाटा फाइल्स ओरिजिनल, ऑपरेशनल एंड यूज़र डिफाइंड स्टोरेज, ये तीन किस्म की फाइल्स हैं, ट्रांजेक्शन्स, लॉग, .ldf फाइल, .mdf फाइल। ये सेकेंडरी फाइल जो होती हैं, ये .mdf फाइल जो कि एक्चुअल डाटा एक्सीड या कह सकते हैं आप कंस्ट्रेंट साइजिंग्स या इस तरह की चीज़ें रखती हैं। तो ये तीनों फाइल्स की टाइप्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं, आपने यहाँ से पढ़ लेना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ पे मैं आपको ये फिजिकली दिखाता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है बेटा, इस अपनी फाइल्स देखने के लिए राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने फाइल्स के टैग में जाना है। फाइल्स के टैग में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास डेटाबेस की फाइल्स आ रही होंगी। तो आपने क्या करना है, इस पाथ के ऊपर क्लिक करना है, तो ये पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। आपने इसको कॉपी कर लेना है या इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, वही वाला रन मेन्यू जो मैंने आपको पहले ओपन करके दिखाया था, रन को ओपन करना है, अपना पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पाथ यहाँ से पेस्ट करना है, यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ओके पे बटन क्लिक करेंगे तो ये आपको एक फ़ोल्डर में ले जाएगा। तो देखें जी, आप इस वक्त सी ड्राइव के प्रोग्राम
ये देखें, आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट पाथ आ रहा है कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का फोल्डर है, उसके अंदर फिर एमएस एसक्यूएल फोल्डर है, फिर एमएस एसक्यूएल, फिर डाटा। तो ये देखें यहाँ पे मेरे तमाम डेटाबेसेस की दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं। ये देखें, हर डेटाबेस की एक एमडीएफ फाइल है जिसे हम मास्टर डाटा फाइल कहते हैं, और दूसरी कौन सी है, एलडीएफ, जिसे हम लॉग फाइल कहते हैं, जिसके अंदर डेटाबेस सिस्टम कैटलॉग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हर डेटाबेस की दो फाइल्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हैं फिज़िकल डाटा फाइल्स, और ये जो मेरे पास मास्टर डेटाबेसेस होते हैं उनकी फाइल्स भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो जी ये हमारे पास क्लियर चीज़ें हो गई जो हमने पिछली दफ़ा थोड़ी सी हमें यानी कि परेशानी हुई थी, पाथ पेस्ट नहीं हो रहा था। तो ये भी आप अब करके देख सकते हैं। डेटाबेस को एक्सपोर्ट करते कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप को कि हमने नेक्स्ट काम क्या करना है। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने अगर कोई डेटाबेस कोई हमें दे दे, यानी कि कोई सैम्पल डेटाबेस हमारे पास पड़ा हो और हमने उस डेटाबेस को इंपोर्ट करना हो किसमें, अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर, तो उस डेटाबेस को हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। यानी कि पहले से कोई पड़ा हुआ डेटाबेस है उसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्योंकि नया डेटाबेस इंपोर्ट करना है, यानी कि अपने सर्वर में बाहर से कोई डेटाबेस इंपोर्ट करके लाना है, तो आप अपने डेटाबेस के फोल्डर पे जाना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद सेम वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे है, इंपोर्ट डाटा टायर एप्लीकेशन। ठीक है, इंपोर्ट डाटा टायर एप्लीकेशन आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास फिर से इस तरह की एक विंडो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। सिंपली आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें, अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि इंपोर्ट फ्रॉम लोकल डिस्क, कि आप जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है आप पहले उसको प्रोवाइड करके दें। मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, मेरी फ़ाइल बेटा डेस्कटॉप पे थी। ये देखें, ये मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप में पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप से इस फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने फ़ाइल उठा ली है जो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट कर दें। अब देखिए, मैं जिस डेटाबेस को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ बेटा उसका नाम sample1 है। अब sample1 से मेरा डेटाबेस इस नाम से पहले बना हुआ है। अगर मैं ये इसको करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि एक सेम नाम से दो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेटाबेस इंपोर्ट करते वक्त ये ख्याल एक्सपोर्ट करते वक्त ये ख्याल रखना है कि फ़ाइल का नेम डेटाबेस के नेम से सेम हो, और इंपोर्ट करते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो आप फाइल का नेम यहाँ पे दोगे उस जैसा डाटा, उस नेम से कोई भी डेटाबेस पहले यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको sample1 की बजाय जी sample4 तक मेरे पास पहले है, sample5 कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और फिनिश करता हूँ तो देखिएगा मेरे पास वो डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा देर लेगा, आप इसको देख लें। तो ये देखें जी क्या हुआ है, सक्सेसफुल मेरा ऑपरेशन हो गया, और ये देखें मेरे पास डेटाबेस sample5 जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो जिन लोगों ने डेटाबेस एक्सपोर्ट किया था वो अपने उसी सेम डेटाबेस को दोबारा से इंपोर्ट करवा के देख लें, और फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके जी, अब हम इससे नेक्स्ट कुछ काम करने की कोशिश करते हैं कि हमने अब इसमें देखनी है टेबल क्रिएशन एंड टेबल मॉडिफिकेशन, कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली बेटा आपके पास यहाँ पे टेबल क्रिएशन में आपके पास टेबल्स का फोल्डर होता है। आप कोई भी डेटाबेस ओपन करेंगे, जैसे कि आपके पास देखें डिफरेंट, अच्छा इसमें एक चीज़ डेटाबेसेस की एक चीज़ और कवर कर लें कि आपने कोई डेटाबेस डिलीट करना है तो आपके पास एसक्यूएल स्टेटमेंट एक यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड द ड्रॉप स्टेटमेंट। आप लिखेंगे और उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिसे आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, और उसके बाद आप उस डेटाबेस का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम डिलीटिंग द sample5 डेटाबेस। ठीक है जी, और ये मेरी क्यूरी है, आई कैन सेलेक्ट दिस क्यूरी एंड एग्जीक्यूट इट। तो नाउ कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप क्या करेंगे, डेटाबेस के फोल्डर्स में जाएंगे और जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास ये डेटाबेस sample5 जो है वो डेल हो चुका है। ये है एक मेथड कि आप क्यूरी से इसको डिलीट कर दें। सेकंड मेथड ये है कि आप GUI से भी डिलीट कर सकते हैं, कि सिंपली आप डेटाबेस को सिलेक्ट करें, अपना राइट क्लिक परफॉर्म करें एंड डिलीट के बटन पे क्लिक करें एंड ओके के बटन पे क्लिक कर दें, तो आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर कि हमने डेटाबेस के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। उन ऑब्जेक्ट में से आज हम पहला ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टेबल।
कि हम टेबल को कैसे डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डिफरेंट कीज़ लगाना सीखेंगे आज, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट प्राइमरी की एंड समथिंग एल्स। ठीक है, तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इसे देखते जाते हैं, और प्राइमरी की में आगे बहुत सारी फर्दर इन्हेंसमेंट्स हैं, उनको भी आज हम देखते हैं। टेबल का आपको सिलेक्ट करना है, आपको राइट क्लिक करना है, न्यू के बटन पर बेटा क्लिक। ये है फर्स्ट मेथड ऑफ के GUI मेथड, GUI को यूज़ करते हुए आपने टेबल कैसे क्रिएट करना है। राइट क्लिक करेंगे जी अपने टेबल के ऊपर, न्यू पे जाएंगे एंड आपने टेबल क्रिएट करना है। टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक स्क्रीन आ जाएगी। बेसिकली बेटा इस विंडो को हम कहते हैं डिज़ाइनर विंडो। ये विंडो क्या है हमारे पास, ये विंडो हमारे पास डिज़ाइनर विंडो है। कि यहाँ पे डिज़ाइनर का क्या मतलब है, डिज़ाइनर मीन्स कि आपका जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, कि आप जो ऑब्जेक्ट बनाना जा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर। आपका डेटाबेस क्या है बेटा, आपका डेटाबेस है sample1। उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं हुज नेम इज़ अ टेबल, और आगे उसका फिर क्या होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, कोई भी आप उसका नाम रख देंगे, फॉर एग्जांपल TBL स्टूडेंट। ओके, और इसके बाद डिज़ाइनर का क्या मतलब है, ये जो फाइल, ये जो विंडो इस वक्त आपके पास SQL सर्वर में ओपन हुई है, ये वाली, ये डिज़ाइनर विंडो क्या होल्ड करेगी, ये आपके यानी कि आपका क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेसिस, कि इस टेबल का क्या स्ट्रक्चर होगा। टेबल के स्ट्रक्चर का बेटा क्या मतलब है कि उसमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे और उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी एंड समथिंग एल्स, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मीन्स डाटा अबाउट डाटा, मेटा डाटा, जिसे हम नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आते हैं जी हम अपने उस काम की तरफ जब हम करने लगे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक टेबल बनाया दैट इज़ कॉल्ड द ID। पहला कॉलम यानी कि एट्रीब्यूट का नेम दिया ID, और उसके बाद हमें क्या देनी होती है, इस टेबल की डेटा टाइप भी देनी होती है, जो कि मैंने इंटीजर दे दी है, और मैं वैल्यू को नल अलाउ नहीं करना चाहता। मींस कि मैं इस कॉलम की वैल्यू नल, वो जो हम बात कर रहे थे ना, नॉट नल कंस्टेंट, तो बेटा अगर आप किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू ये नहीं चाहते कि वो नल आपके पास आए, तो आप इस चेक बॉक्स को क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे। ठीक है, सिंपली मैंने जो है यहाँ पे इसका ID रखा, नेम। दूसरा एट्रीब्यूट है जी मेरे टेबल का कॉलम नेम। एट्रीब्यूट क्या होते हैं जी, कौन बताएगा, जल्दी से मुझे कोई बताए जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। ये डेटा टाइप मैंने 4 दे दी है बेटा, और इसके साथ ये देखिए मैंने क्या दिया, रेंज दी है, कैरेक्टर्स की रेंज। इसकी बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि हम इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ हैं जो वो 30 कैरेक्टर से बड़ी ना हो। ठीक है, तो ये हो सकता है हम इसको भी अलाउ नहीं करते। अब हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है टेबल के ऊपर, और अपने टेबल को क्या करना है जी, सेव करना है। सेव करने से पहले ये क्या पूछेगा, आपका टेबल का नेम, कि आप इस टेबल को नेम क्या देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देना चाहता हूँ TBL अंडरस्कोर, और नाम देना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि इसका नाम TBL स्टूडेंट है, और मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे मेरा स्कीमा क्या हो जाएगा, ये मेरा टेबल सेव हो जाएगा। लेकिन ये काम हमने लास्ट सिनेरियो में भी करके देखा था। ये सिंपल टेबल क्रिएशन की हमने, इसमें हमने किसी किस्म की कोई भी की नहीं लगाई। ठीक है, कीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। हम एक सिंपल सा रिव्यू उनका लेने के बाद अपनी कीज़ को भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम टेबल क्रिएट करने का एक दूसरा वे भी देखते हैं। ये था एक टेबल जो हमने यूजिंग GUI क्रिएट किया। अब हम इसी टेबल को क्रिएट करते हैं यूजिंग कमांड। तो लेट्स टाइप अ कमांड क्रिएट, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे सिंपली टेबल, और उसके बाद हम नेम देंगे TBL अंडरस्कोर STD, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर लेते हैं इस बार। और यहाँ पे हम क्या देंगे, ये ब्रैकेट एंड क्लोज, एंड इसके अंदर हम क्या देंगे, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड डाटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एट्रीब्यूट का नेम दिया ID, एंड मैंने उसकी टाइप दी इंटीजर, यानी मैंने उसे बता दिया कि नॉट नल। वो जो नॉट नल कंस्ट्रेंट आपने वहाँ से एक चेक बॉक्स पे लगाया था, आप जब क्यूरी से लगाएंगे तो आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद आपने दिया नेम, एंड आपने इसकी डाटा टाइप क्या दे दी 4, और आपने इसकी लेंथ भी बता दी कि जी इसकी लेंथ जो है वो क्या कहते हैं कि आपके पास 10 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग होगा। एंड आपने क्या किया, इस टेबल, ये क्यूरी आपकी कंप्लीट हो गई। आपने सिंपली द सेलेक्ट द क्यूरी
एंड एग्जीक्यूट इट। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ वी चेक कि हाउ मेनी टेबल्स इन आवर डेटाबेसेस। तो ये देखें बेटा, आपके पास 2 टेबल जो है वो बन चुके हैं। एक TBL यूज़र जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, और दूसरा TBL कौन सा है, TBL STD। इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये पहले से बनी हुई चीज़ें हैं, ये आपको कंफ्यूज ना करें और आप क्लियरली इसको देखते जाएं। अब देखिए, ये 2 टेबल हमने बना ली हैं, सही है। अभी तक हमने कोई की इसमें ऐड नहीं की, कोई चीज़ हमने इसमें नहीं लगाई, सिंपल हमने टेबल क्रिएशन देखी है यूजिंग क्यूरी मेथड और यूजिंग क्यूरी मेथड। ये यहाँ तक बात क्लियर है जी स्टूडेंट्स? किसी में इस बात में किसी को कोई इशू? ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ कि कीज़ क्या होती हैं। कीज़ को हम थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्कस करने के बाद फिर हम उनको, सबसे पहले मुझे इन टाइप्स ऑफ कीज़ समझाने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ अ की, कि एक की क्या होती है, की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सिंपली अगर आप रियल लाइफ में देखें तो बेटा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि की, सबसे पहली बात है कि की यूनिक होती है, कि अगर की मीन्स सिक्योरिटी, अगर की यूनिक ही नहीं होगी तो फिर कैसी सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि एक आपके पास रियल वर्ल्ड में क्या है, एक लॉक है, उसकी अगर कोई की है तो वो की क्या होगी, वो उस लॉक की यूनिक की होगी। वो लॉक अगर किसी और की से भी खुल जाए तो इट्स डजंट सपोर्ट डाटा इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी, सही है। दूसरी बात ये होती है एक की एग्जिस्टेंस का होना, कि की कभी भी नॉट नल, यानी कि ऐसी बात नहीं है कि की एग्जिस्ट नहीं करती। या अगर किसी आप एट्रीब्यूट की बात करें तो ऐसी हरगिज़ कोई आलम नहीं है कि एक एट्रीब्यूट जिसको आपने की बनाया और उसकी जो वैल्यू है वो कोई वैल्यू नहीं है, वो नल वैल्यू है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, की का मतलब है सम काइंड ऑफ यूनिकनेस क्रिएट करना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेटाबेस के पर्सपेक्टिव के लिहाज से कि डेटाबेस के पर्सपेक्टिव में हमें की क्या कहती है। तो बच्चे, डेटाबेस के पर्सपेक्टिव में की का हमारे पास सेम ही है कि आपके पास क्या है, की हम इसलिए बनाते हैं जो क्या करे, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल, कि आपके टेबल के हर रिकॉर्ड की यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। क्यों चाहते हैं जी हम यूनिकली आइडेंटिफिकेशन? डाटा कंसिस्टेंसी के लिए। फॉर एग्जांपल, आई ड्रॉ अ टेबल, इन हेयर द फर्स्ट एट्रीब्यूट नेम इज ID, second is name and third is CNIC। ओके, अगर मैं इसमें डाटा इंसर्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल अभी तक मेरी कोई की नहीं लगी हुई, ID 1 है, नेम उसका अली है और CNIC इसका 200 है। इसी तरीके से मैंने सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ID 2 है, नेम उसका अली है और ID कार्ड उसका 300 है। इसी तरीके से फिर ID 1 है, नेम उसका बासित है और ID कार्ड उसका 400 है। इस केस में क्या हो रहा है कि सेम वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। अगर मैं इस टेबल का रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहूँ, इस टेबल में कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट मेरे पास नहीं है, बल्कि CNIC को हम यहाँ से कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये तो हमारे पास यूनिक हो रहा है। फ़िलहाल इसको आप डिस्कस ना करें, हम 2 कॉलम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं इस टेबल के अब किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहूँ और मैं कहूँ कि मुझे जी ओनली 1 रिकॉर्ड मिलना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँगा रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड दिखाओ, वो कितने रिकॉर्ड लेके आएगा? ये वाला रिकॉर्ड भी ले आएगा, ये वाला भी ले आएगा। अगर मैं कहूँ मुझे अली का रिकॉर्ड दिखाओ, वो ये वाला भी ले आएगा, ये वाला भी ले आएगा। यानी कि ना मैं नेम की मदद से सर्च कर सकता हूँ, ना मैं ID की मदद से। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों एट्रीब्यूट में से किसी के अंदर ये अहलियत मौजूद नहीं है कि जो मेरे टेबल के हर रिकॉर्ड को क्या कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो क्या हो गया, आपको टारगेटेड रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इट्स मीन डाटा इनकन्सिस्टेंसी अकर हो रही है। यहाँ पे आपके पास डाटा, आपको जो आप रिक्वायर्ड डाटा चाह रहे हैं वो डाटा आपको नहीं मिल रहा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेटा हमने क्या किया था, फिर कीज़ का कंसेप्ट देखा था कि डेटाबेस के अंदर कीज़ क्या हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि डेटाबेस इंटेग्रिटी हम कैसे मेंटेन करते हैं यूजिंग कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, आपकी ज़ुबान में अगर उसको हम पढ़ें, इट्स मींस लॉ एंड ऑर्डर्स, उसूल व ज़वाबत, उसूल
ज़वाबित को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो बेटा कीज़ क्या हैं, कीज़ आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं डेटाबेस सिस्टम के, जो क्या करती हैं, जो आपको 100% इंश्योर करती हैं किस चीज़ के लिए, डाटा इंटेग्रिटी के लिए, कि आपका जो डाटा है वो कंसिस्टेंट हो और एक्यूरेट हो, तभी वो एंटर होगा, अदरवाइज़ वो एंटर नहीं करने देगा आपको डाटा। ठीक है, तो आज हम उस की में से, उन कीज़ में से एक सबसे पहली की को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी की। ये क्या होती है प्राइमरी की, आपको पता है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, कि ये पहली बात तो ये है कि इसकी वैल्यू यूनिक होगी, दूसरी बात यह है कि ये नॉट नल होगी, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक टेबल की प्राइमरी की हमेशा एक होती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ एक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इसके 3 बेसिक मेजर रूल्स हैं जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ तक बात क्लियर है जी। वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप। ओके डियर, इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक टेबल पहले से बना हुआ है, हम उसके ऊपर प्राइमरी की कैसे लगाएं। जैसे हमने ये 2 टेबल पहले बनाए, अब ये बने हुए हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि हम न्यू जब टेबल क्रिएट कर रहे हों, तो उसी एट द टाइम ऑफ न्यू टेबल क्रिएशन हम क्या करें, हम उस वक्त प्राइमरी की अप्लाई करें। तो पहले हम उस केस को देख लेते हैं कि अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं लेकिन विद प्राइमरी की करते हैं। फिर दूसरी पोजीशन, हमारे पास ये टेबल ऐसे बने हुए हैं जिनकी पहले से प्राइमरी की हमने नहीं लगाई, लेकिन टेबल पहले से बने हुए हैं। इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, इसी टेबल को चेंज कर लेते हैं। ये मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। इस टेबल का मैं नाम रखता हूँ TBL डेमो 1। ओके जी, सॉरी, TBL डेमो 1 मैंने इसका नेम रखा बच्चे। इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट दिया इंटीजर, ID, जिसकी मैंने टाइप दी इंटीजर। तो SQL सर्वर का कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आप जिस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, आप सिंपली क्या करें, प्राइमरी की लिख दें उसके सामने, और दूसरा कंस्ट्रेंट आप क्या लिख दें, नॉट नल, कि ये प्राइमरी की है और इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। सॉरी, ये किस चीज़ का एरर आ रहा है जी, वो कह रहा है एक्सपेक्टिंग, हाँ ये देखें हमने इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं लगाई टेबल की, तो उस चीज़ का वो एरर दे रहा था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम एक दूसरा एट्रीब्यूट देते हैं यहाँ पे नेम का, ठीक है, या हम कुछ भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लास दे देते हैं, इसकी भी हम वैल्यू इंटीजर दे देते हैं। और इंटीजर डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप होती है जिसकी रेंज देने की हमें ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको भी जी नॉट नल रखूँगा। एंड देन हम एक एट्रीब्यूट दे देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द नेम, और इसकी हम डाटा टाइप 4 दे देते हैं। इसकी हमें जो है वो लेंथ भी बतानी पड़ेगी, तो हम इसकी कुछ भी लेंथ दे के दैट इज़, इसको मैं नल नहीं करता कि नल हो भी जाए, ना नेम ना भी बताए तो इट्स ओके। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है बेटा। एक सिंटेक्स तो है ये, आप सिंपली क्या करें, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप जस्ट एग्जीक्यूट इट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये टेबल क्रिएट हुआ है। जस्ट टेबल सेलेक्ट एंड रिफ्रेश इट, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास टेबल डेमो 1 जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर हम देखना चाहें तो ये देखें 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। एक ID कॉलम है, एक क्लास का, एक नेम का, और उनकी डाटा टाइप्स भी डिस्प्ले हो रही हैं। ये तो था कि हमने यूजिंग कमांड लाइन प्राइमरी की बना ली अपने एक टेबल की। अब ये है कि अगर हम GUI से टेबल क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि ये टेबल आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं, आपने 2 एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, ठीक है, और आप किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे, सिंपली आप जिस कॉलम को बनाना चाहते हैं आप उसके ऊपर जाएंगे, ये एरो को आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा सेट प्राइमरी की का। तो आप इसको सेट प्राइमरी की कर देंगे, ये प्राइमरी की सेट हो जाएगी। लेकिन फिर यानी कि ये अगर आप इस ये वाला ये चेक हुआ तो ये आपको कहेगा, ये देखेंगे यहाँ पे ये आपको एरर देगा कि अलाउ नल प्रॉपरली कैन नॉट बी सेट ऑन अ कॉलम विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की, कि जो कॉलम प्राइमरी की का पार्ट है उसको वैल्यू हम नल नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की 2 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, ना वो नल होती है ना वो डुप्लीकेट होती है। तो इसलिए हम इसको
अलाउ नल नहीं कर सकते, बाकी सबको भी हमने नहीं करना। तो सिंपली बेटा हमने क्या किया, ये देखो ये हमने GUI से प्राइमरी की बना ली, इसको दोबारा से हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारा सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हम अपने टेबल्स के फोल्डर पे जाएंगे, फिर दोबारा से एक दफ़ा रिफ़्रेश, ये रिफ़्रेश हर दफ़ा कर लिया करें क्योंकि सम टाइम जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो ये देखें DPO STD टेबल्स कॉलम्स एंड ये हमारे पास क्या है ID कॉलम, और ये प्राइमरी की क्यों नहीं बनी जी? TPO स्टूडेंट वाज चेंज्ड, हाँ यस कर दें। ओके जी, हमने चेंज इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब दोबारा से हम अपने इस टेबल को इसी रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये कॉलम्स दोबारा ओपन करें तो ये ID जो है आपका कॉलम ये क्या बन चुका है, सॉरी DPO TBL स्टूडेंट, ये तो हमारा डिलीट हो गया था, हम इसको करी जा रहे हैं। ओके, हम इसको ओपन करते हैं, अपने इस टेबल को इसके डिज़ाइन में जाते हैं, ये देखें इस एट्रीब्यूट को हम राइट क्लिक करते हैं, सेट प्राइमरी की करते हैं जी। प्राइमरी की करने के बाद हम दोबारा से अपने टेबल को क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। टेबल सेव हो गया। वो एरर हमारे पास इसलिए आ रहा था कि हमने वो टेबल डिलीट कर दिया था और हम उसी के ऊपर दोबारा मॉडिफिकेशन करते फिर रहे थे क्योंकि वो पहले से उसकी डिज़ाइनर विंडो ओपन थी। तो बेटा ये देखें ये हो गया। आप देखें यहाँ पे अभी प्राइमरी की का ऑप्शन सब नज़र नहीं आ रहा। अब दोबारा इस टेबल को हम रिफ़्रेश करते हैं तो आ जाएगा, रिफ़्रेश इट एंड एक्सपैंड इट्स कॉलम। तो ये देखेंगे की का जो यानी कि साइन है ये इसके साथ भी आ रहा है। तो प्राइमरी की हमने दोनों तरीक़ों से नए टेबल के ऊपर लगाना सीख ली, यूजिंग GUI एंड यूजिंग क्यूरी मेथड, और यूजिंग GUI हमने पुराने टेबल के ऊपर लगाना भी सीख ली। लेकिन अब हम वो क्यूरी लिखते हैं, ये क्यूरी सारी बेटा मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। ये फाइलें एट द एंड ऑफ द लैब आपके साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें, अब देखें आप इसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर लें कि अब हमने एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर क्या करनी है, प्राइमरी की लगानी है, ठीक है। तो कर सकते हैं आप सिंपली क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे अल्टर स्टेटमेंट को। अल्टर मीन चेंज करना। अल्टर किसको चेंज करना है, हमने टेबल चेंज करना है। अल्टर टेबल, किस टेबल को, TBL अंडरस्कोर, और आप यूज़ करेंगे जी किसके ऊपर हमने अभी तक नहीं लगाई, यूज़र के ऊपर हमने अभी तक नहीं लगाई, तो हम अब उसके ऊपर लगा लेते हैं TBL यूज़र, ठीक है जी। हम उसको यूज़ करेंगे। क्या उसमें हमने मॉडिफिकेशन क्या करनी है जी, हम क्या लगाना चाहते हैं, प्राइमरी की लगाना चाहते हैं। किस एट्रीब्यूट के ऊपर, उसके ID एट्रीब्यूट के ऊपर हम प्राइमरी की लगाना चाहते हैं। ये आप इस काम को अगर देखना चाहें तो ये आपका लैब मैनुअल है। तो यहाँ से आप ये सारे काम हम कर चुके हैं। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है, नॉट नल कंस्ट्रेंट हमने पढ़ लिया है, एंड क्रिएट ऑन अ टेबल। ये देखें यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, एक एक सिंटैक्स मैंने दिया हुआ है। और ये वाला जो सिंटैक्स है हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं कि अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग टेबल हो उसके ऊपर अगर हम लगाना चाहें क्या प्राइमरी की, तो हम कैसे लगाएंगे। तो हमारे पास नेम है जी टेबल का क्या, TBL अंडरस्कोर यूज़र, हमारे टेबल का नेम है TBL अंडरस्कोर यूज़र, और हमने क्या लगानी है, प्राइमरी की लगानी है, एंड देन हमने वो कॉलम का नेम देना है, दैट इज़ कॉल्ड द ID, एंड इट्स ओके, द स्टेटमेंट इज़ कंप्लीटेड। सॉरी मेरे ख्याल से ये वो क्या इशू आ रहा है जी, ऐड प्राइमरी की, सॉरी द ऐड कीवर्ड इज़ मिसिंग। कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली कंस्ट्रेंट ऐड करना चाह रहे हैं कि किसके ऊपर, अपने टेबल को हमने अल्टर किया। अल्टर का मतलब होता है चेंजिंग परफॉर्म करना। ये भी कौन सी स्टेटमेंट है हमारे पास, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की। तो इसको हम साथ साथ जो कमांड पढ़ते जा रहे हैं आप लोगों ने इसको देखते जाना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये इस कमांड को अब एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पे देखें हम ये किस पे लगा रहे हैं, TBL यूज़र पे। आप TBL यूज़र को एक्सपैंड करके देखें, उसके कॉलम्स के अंदर आपके पास ये प्राइमरी की बनी हुई है पहले से। ओके, हम इनको रिमूव कर देते हैं। इस टेबल को हम जो है ना वो या हम कोई न्यू टेबल पहले क्रिएट कर लें।
ताकि हमारी जो है ना वो कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर होती रहें। हम न्यू टेबल की कमांड अपनी यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं, जो भी हमने यहाँ पे दी है, कोई और टेबल बना लेते हैं, डेमो 2 बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये लें जी, ये कमांड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डेमो 2 बनाते हैं। डेमो 2 हो गया एंड इसमें सारे यही एट्रीब्यूट हम बना देते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बनाते फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और इसकी प्राइमरी की ये देखें जी, हमने इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ये टेबल क्रिएट हो गया। टेबल्स के फोल्डर में जाएं, रिफ़्रेश करें तो देखें ये टेबल आपके पास आ जाएगा, ये आ गया डेमो 2 का टेबल। ठीक है, अब देखें इसके कॉलम्स में जाके, तो इसके कॉलम्स में आईडी, क्लास और नेम है, लेकिन आईडी इस वक्त प्राइमरी की नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इस बने हुए टेबल को अल्टर करेंगे, मींस इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये आप लोग असाइनमेंट भी नोट कर लें कि आप लोगों ने अल्टर स्टेटमेंट को देख के आना है। एक काम मैं करवा रहा हूँ, बाकी ये देख के आना है कि टेबल्स के अंदर और कौन कौन सी अल्टर मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। कॉलम का नेम भी चेंज हो सकता है, यानी कि टेबल आपने बना लिया है, और बने हुए टेबल को चेंज कर सकते हैं, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम रिमूव कर सकते हैं। ये सारे काम आप लोगों ने खुद सर्च करके आने हैं नेक्स्ट लैब के अंदर। तो ये राइट अप कर लें। ओके जी, ये देखें, अब मैं इसको ये वाली क्यूरी चलाता हूँ। किस टेबल के ऊपर चलानी है, सॉरी मेरे टेबल का नेम मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड द टेबल नेम इज़ dem2। डेमो भी नहीं था, dem2 है हमारे टेबल का नेम। और हमने क्या करनी है, ऐड करनी है प्राइमरी की इसके ऊपर, इसके किस एट्रीब्यूट के ऊपर, आईडी के ऊपर। लें जी, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ अब दोबारा अपने इस टेबल के ऊपर जाएं और इसको राइट क्लिक करके क्या करें, रिफ़्रेश करके देखें। तो दोबारा कॉलम एक्सपैंड करते हैं, तो ये देखें ये आपके पास प्राइमरी की एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर भी लग चुकी है। तो हमने जी क्या सीखा, हमने न्यू टेबल क्रिएट करना सीखे, प्राइमरी की लगाना सीखी, एंड देन फिर हमने पहले से क्रिएटेड टेबल के ऊपर प्राइमरी की दोबारा से लगाना सीखी। तो ये चीज़ें आप इसको इंश्योर करें, और इसके यहाँ तक क्वेश्चन है तो प्लीज़ टेल मी। अब हमने प्राइमरी की को डिस्कस किया, इस कंस्ट्रेंट को करने के बाद अब हम देखते हैं जी कि हम अपने टेबल के ऊपर कंपोजिट प्राइमरी की कैसे लगा सकते हैं। कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टेबल है जिसके ऊपर हम क्या लगाना चाह रहे हैं, कंपोजिट प्राइमरी की ऐड करना चाह रहे हैं। कंपोजिट प्राइमरी की क्या क्या होती है जी, कौन बताएगा मुझे, स्टूडेंट्स? जब हमारी प्राइमरी की मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल हो। ठीक है, यानी कि कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वो इस काबिल नहीं होता कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम उसको कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट। देखें, एक बात को याद रखिएगा, आपने कीज़ पढ़ी हुई हैं, तो मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। 3-4 कीज़ आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग सारी कीज़ आपस में मिक्स कर देते हैं। बेटा एक होती है आपके पास प्राइमरी की, एक होती है आपके पास कैंडिडेट की, एक होती है आपके पास अल्टरनेट की, एक होती है आपके पास सुपर की, और कौन सी होती है जी, फॉरेन की। ठीक है, ये कुछ कीज़ आप लोगों ने डिस्कस की होंगी, तो इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लें। फॉर एग्जांपल हम एक टेबल लेते हैं, उसके अंदर से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट्स अवेट आईडी, नेम, क्लास, CNIC and phone, and last one is a email। ठीक है जी, ये आपका एक टेबल है, किस एंटिटी का है जी, स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है बच्चे, आपके किसी भी डेटाबेस के टेबल के अंदर 2 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। 1 एट्रीब्यूट कॉल्ड द की एट्रीब्यूट्स। ठीक है,
and the second attributes is called the non key attributes. की एट्रीब्यूट्स ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी दो यानी कि हमारे पास क्या है, दो यानी कि उसके लिए कंडीशन फुलफिल होना लाजमी है। पहली कंडीशन क्या है कि उसकी हर वैल्यू यूनिक होगी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। जिस एट्रीब्यूट की ये खसूसियत है जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है टेबल के अंदर, हम उसे ये कहेंगे कि वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है जी, की एट्रीब्यूट है। और जो इसको नहीं कर पाता उसको हम कहेंगे कि ये नॉन की एट्रीब्यूट है। तो हम ज़रा अपने टेबल की तरफ दौड़ाते हैं नज़र कि हमारे टेबल में कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो की हैं या नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉलम्स की लिस्ट देता हूँ आपको। हमने लिखा है आईडी। अगर हम आईडी को देखें तो आईडी की वैल्यू देखें, हर पर्सन की आईडी यूनिक जनरेट होती है, किसी की भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और लाजमी होता है कि हर पर्सन की आईडी लाजमी तौर पे ये मुमकिन है कि वो होगी। तो इसका मतलब है कि एक तो हो गया आईडी। हम ना दो सेट डिज़ाइन करते हैं, तो आईडी हो गया। अगर हम बात करें CNIC की तो डेफिनेटली CNIC भी दो पर्सन का ना तो सेम होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि किसी का CNIC ना हो। ठीक है कि वो स्टेट में रह रहा है और इसका CNIC बना नहीं है, बनवाया नहीं है वो अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल होती है। ओके, फ़ोन देखें। फ़ोन एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि इसकी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल दो भाई थे, उनके पापा के पास एक फ़ोन था, तो उन्होंने दोनों ने अपने अबू का नंबर लिखवाया, तो ये इसकी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, इसलिए मैं इसे की एट्रीब्यूट वाले खाने में नहीं डाल रहा। अच्छा जी, ईमेल आईडी है, ये भी सेम हो सकता है क्योंकि दो भाई हैं, उन्होंने दोनों ने सेम ईमेल यूज़ किए हैं, तो डुप्लीकेट हो सकता है, तो मैं इसको भी की एट्रीब्यूट में कंसीडर नहीं कर रहा। तो मेरा जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये मेरा की डोमेन आ गई, यानी कि ये मेरे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो की एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी सारे मेरे पास बेटा क्या कहलाएंगे, फॉर द टाइम बीइंग हमारी कंसिडरेशन के लिहाज से ये क्या कहलाएंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। कि दो स्टूडेंट्स की क्लास भी सेम हो सकती है, फ़ोन नंबर भी सेम हो सकता है, ईमेल भी सेम हो सकती है, लेकिन उनका रोल नंबर जिसको हम आईडी कह रहे हैं और उनका CNIC नंबर, ये दोनों का सेम नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। और जिसका बेफाम ये CNIC नहीं होता उसको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन है नहीं मिलता। तो यहाँ पे इसलिए हम कह रहे हैं कि CNIC हर किसी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला केस हम कंसिडर नहीं कर सकते कि लॉजिक किसी ने बनवाया ना हो। तो क्यों, हम इदारे की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एंट्रेंस के लिए बेफाम CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर का होना लाजमी होता है। तो बेटा सेट ऑफ की एट्रीब्यूट्स को बेटा हम कहते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमेशा एक ऐसा सेट होता है जिसे फर्दर मिनिमल सबसेट होता है प्राइमरी की का। डेटाबेस डिज़ाइनर्स कैंडिडेट की के सेट में से प्राइमरी की को चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, और कैंडिडेट की के सेट में से जिस की को डिज़ाइनर एज आ प्राइमरी की चूज़ कर ले वो की आपकी कहलाती है प्राइमरी की, और जो कीज़ आपकी बच जाएं उन कीज़ को हम कहते हैं अल्टरनेटिव कीज़। ठीक है बेटा जी, और सुपर कीज़ को हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये तीनों कीज़ क्लियर हो गई हैं आपको स्टूडेंट्स? आर यू पीपल हेयर? हाँ, कि जो आपके की एट्रीब्यूट्स का सेट है उसे हम कहते हैं सेट ऑफ कैंडिडेट कीज़ इन योर टेबल, इन योर रिलेशन। उन सेट ऑफ एट्रीब्यूट में से डेटाबेस डिज़ाइनर क्या चूज़ करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं, जिसको बनाएं वो डेटाबेस डिज़ाइनर DBA की मर्ज़ी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो कीज़ सेट में से बच जाती हैं उनको हम अल्टरनेटिव कीज़ का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल CNIC बच गया तो ये अल्टरनेट की बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। तीन कीज़ का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर बड़ी आसानी के साथ समझ लिया। यही कॉन्सेप्ट है, कहीं मर्जी चले जाओ। अच्छा, आखिरी की है हमारे पास बेटा कौन सी, फॉरेन की। ये बहुत आसान है कि दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो की हमारे पास इस्तेमाल होती है वो होती है फॉरेन की। सिंपली अगर मैं कहूँ कि शेयरिंग ऑफ डाटा डेटाबेस में अगर किसी चीज़ की वजह से पॉसिबल हुई है तो दैट इज़ कॉल्ड द फॉरेन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की है आपके डेटाबेस सिस्टम की, फॉरेन की जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास बड़ी सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि फॉरेन की जो है इसी की मदद से हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी की बदौलत हम
एक से ज़्यादा टेबल से एट द सेम टाइम डाटा एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेशन, जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम नहीं कर सकते थे। अब एक लास्ट की बच गई है जिसे हम कहते हैं सुपर की। बेटा प्राइमरी की हमेशा एक टेबल की एक होती है, कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती हैं, अल्टरनेटिव की एक से ज़्यादा हो सकती हैं, फॉरेन की भी एक टेबल की एक से ज़्यादा हो सकती हैं। एक टेबल एक से ज़्यादा टेबल्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 3 4 हो सकती हैं एक टेबल की, ठीक है। लेकिन एक और की होती है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड द यूनिक की। ये भी टेबल की एक से ज़्यादा हो सकती हैं, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, बस अब इतनी समझ लें। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की हमें समझ आ गई, फॉरेन की हमें समझ आ गई। अब हम सिर्फ एक की को डिस्कस करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द सुपर की। सुपर की हम कब कहेंगे और किसे कहेंगे? सुपर की इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ की एट्रीब्यूट और अ नॉन की एट्रीब्यूट। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट आप की एट्रीब्यूट रखें, बाकी जितने मर्जी नॉन की एट्रीब्यूट अटैच कर दें। तो सुपर की बेटा एक से ज़्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इस टेबल की क्या बनाना चाहता हूँ, सुपर की, तो सुपर की क्या बनाऊँगा? मैं एक सुपर की बनाता हूँ। शर्त क्या है कि एक एट्रीब्यूट आपने लाजमी की एट्रीब्यूट रखना है। तो मैंने एक आईडी एट्रीब्यूट रख लिया और दूसरा एट्रीब्यूट मैंने इसके साथ क्या रख लिया? नेम। एंड ये मैंने कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरी एक की है तो दिस इज़ अ सुपर की, कम्बिनेशन ऑफ की एंड नॉन की एट्रीब्यूट्स। और सिंपली मैं आईडी के साथ किसी और को मर्ज कर दूँ, मैं कहूँ नेम भी है और नेम के साथ मैंने CNIC भी लेना है, ये मेरी की बनाना चाहता हूँ, तो ये हमारी कंपोजिट प्राइमरी की है और इसको हम क्या कहेंगे? सुपर की है। क्योंकि सुपर की इसलिए कहेंगे कि इसमें हमारे पास दोनों एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, की एट्रीब्यूट्स भी हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स भी हैं, और इसको हम दूसरी फॉर्म में, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कंपोजिट प्राइमरी की भी कह रहे होंगे। तो बेटा ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं आपको, या कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो मुझे बताएं स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं अपनी कंपोजिट प्राइमरी की तरफ। तो देखिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया है डेमो 3, और इसका सिंटैक्स हमारे पास ये हमने यूज़ किया कि प्राइमरी की के अंदर हम जो दो एट्रीब्यूट्स जो कंपोजिट प्राइमरी की हमने बनानी थी उसको हमने पास किया है। एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखें हमने टेबल डेमो 3 बना लिया है, और इसके अंदर देखेंगे दोनों एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो की एट्रीब्यूट्स बन चुके हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन के कीज़ क्या होती हैं आप पढ़ चुके हैं, और की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, मज़ीद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर की वो पोर्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो ये अब आप लोग यानी कि जो हैं वो तो वेरी वेल, आप अपने उन दोस्तों को ज़रूर समझाएं जिन दोस्तों को यानी कि ये लेक्चर मिलेगा, और वो बच्चे जिनको ये लेक्चर मिला है वो उनसे समझ लें जिन्होंने ये इस वक्त ऑनलाइन क्लास में हैं। ठीक है उसामा बच्चे, आपने हेल्प करनी है भाई सबको। हाँ आपको समझ आ गई है ना? हाँ तो आपने उन बच्चों को हेल्प कर देनी है जो कि इस वक्त ऑनलाइन मीटिंग में नहीं है, और हमसे क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पार्ट मिस हो गया छोटा सा जिसमें हमने कीज़ को समझा है, तो ये आपने उनको लाजमी बताना है। ठीक है जी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं प्राइमरी की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को कि हम इसको कैसे यानी कि कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने टेबल में डाटा इंसर्ट कैसे करना है, ये हम देखते हैं। जल्दी से हम देख लेते हैं क्योंकि हम दोनों मेथड्स को करते हैं। तो हम अपने डेमो 2 के टेबल में आते हैं और हम देखते हैं कि टेबल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है यूजिंग GUI मेथड। तो GUI से बेटा आप टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और ये आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होगा एडेड 200 टॉप 200 रोज, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे? अपना रिकॉर्ड डाल देंगे। ID 1 है, क्लास उसकी MCS है, एंड द नेम जो है वो उसका ID 1 ओके। बट द इशू वाज क्लास मेरा ख्याल शायद इंटीजर वैल्यू की है, पता नहीं हमने इंटीजर दी थी या क्या दिया था। नेम, तो ये दें जी, हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। तो आप ये GUI की मदद से ऐसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता इस मेथड को, क्योंकि ये वो लोग यूज़ करते हैं जो बिल्कुल जिनको पता नहीं होता। यू आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस, लिहाजा आपको हमेशा क्यूरी मेथड ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्यूरी पे आते हैं जी। क्यूरी सो सिंपल, हमने इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हम किसको? इंसर्ट इनटू। आप लोग इंसर्ट स्टेटमेंट भी अपने असाइनमेंट में लिख लें कि आप लोग इंसर्ट स्टेटमेंट के भी दो सिंटैक्स हैं, मैं दोनों यहाँ पे करवा भी दूंगा, आप लोग इसको भी पढ़ेंगे। इंसर्ट इनटू, हमने इंसर्ट इनटू क्या करना है जी? किसके ऊपर करना है? टेबल के ऊपर हमने इंसर्ट ऑपरेशन करना है। कौन सा टेबल के अंदर? TBL अंडरस्कोर। हमने किस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किया था जी? डेमो 2 के अंदर। हम डेम 2 पे ही काम करते हैं, डेम 2, और इसके बाद हम क्या ली ब्रैकेट इंसर्ट इनटू,
सॉरी ये टेबल नहीं आएगा। इंसर्ट इनटू TBL डेमो, ये मैं आपको इसका सिंटेक्स जो है यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि ओके, इंसर्ट इनटू टेबल एंड देन यहाँ पे आप हमारे पास आएगा TBL। जी एक मिनट, लेट्स मूव ऑन एंड डेम 2 है हमारे टेबल का नाम जिसके ऊपर हमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म करनी है। लेट्स ब्रेक इट एंड नाउ वी विल चेक इट। चलें जी, ओ तेरी खैर से। अच्छा, अब इसमें हमारे पास देखें 2 सिंटेक्स हैं कि एक सिंटेक्स ये है कि हम टेबल के लिस्ट ऑफ कॉलम्स भी, यानी कि एक्सप्लिसिटली हम कॉलम्स की लिस्ट भी दें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे डेम 2 के कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, आईडी कॉलम है, देन हमारे पास कौन सा कॉलम है जी, क्लास कॉलम है, देन हमारे पास कौन सा कॉलम है जी, हमारे पास नेम का कॉलम है। एंड ये हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दे दी। अब हम लिखेंगे एक कीवर्ड दैट इज़ कॉल्ड द वैल्यूज़ का कीवर्ड लिखेंगे और इसके बाद हम इन वैल्यूज़ की, इन कॉलम्स की वैल्यूज़ असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ID1 एंड क्लास की डाटा टाइप भी इंटीजर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहा है 10 एंड, और नेम जो यानी कि जो कैरेक्टर डाटा टाइप है उसको हम सिंगल देते हैं, नेम इज़ इक्वल टू अली एंड सिंगल क्वाट में स्टोर करते हैं। तो ये द क्यूरी इज़ कंप्लीटेड। मैं वही तो कह रहा था यार, TBL डेम 2 हमारा डेम 2 ही है ना। व्हाट्स द इशू वाज, अभी भी हमारे पास जो है वो एरर आ रहा है, क्यों? तो ये देखिए आपके पास हमने रिकॉर्ड 2 इंसर्ट कर लिया है। रिकॉर्ड 2 इंसर्ट करने के बाद ये 2 आ गया। एरर क्या आ रहा था? एरर ये था कि हम ID1 ही दोबारा इंसर्ट कर रहे थे। ID1 ये देखिए हमारे पास पहले से था, ID1 ही दोबारा हम दे रहे थे। तो आपको पता है प्राइमरी की की वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो वो कह रहा था कि वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कर रहे हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की आप क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। बेटा ये तो है फर्स्ट मेथड, ठीक है, कि अगर आपकी प्राइमरी की के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ, ठीक है, आपने उस कॉलम को, प्राइमरी की को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया हुआ। ऑटो इंक्रीमेंट जिसे हम आइडेंटिटी कॉलम कहते हैं, कि उसका आइडेंटिटी कॉलम यानी कि आइडेंटिटी इंसर्ट और नहीं। हम चेक कैसे करते हैं कि आइडेंटिटी कॉलम है या नहीं? आईडी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ से जाकर देखते हैं, ये देखें आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू फेल्स, ठीक है, ये आइडेंटिटी कॉलम हमने इसे नहीं बनाया हुआ, सिर्फ ये प्राइमरी की है। तो आइडेंटिटी कॉलम बनाने का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी कॉलम बेटा एक ऐसा कॉलम होता है कि अगर हम उसे आइडेंटिटी कॉलम बना दें तो उसका हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि वो वैल्यूज़, ये वाली जो वैल्यूज़ आईडी की है ये हमें नहीं देनी पड़ेगी, ये क्या होंगी, ये हर बार सिस्टम हमारे लिए क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं जी? हम इसको चेक करते हैं। लेट्स सेलेक्ट द एट्रीब्यूट, हम अपने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे। एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के बाद हम ये देखें, इस एट्रीब्यूट पे जाते हैं। अब ज़रा इसको आपने ना गौर से देखना है, ठीक है। आप इस टेबल के डिज़ाइन को ओपन करें, राइट क्लिक करें, डिज़ाइन में चले जाएं। डिज़ाइन में देने के बाद ये देखें, जैसे ये आईडी कॉलम इस वक्त सेलेक्ट है, जिस कॉलम को आप आइडेंटिटी कॉलम बनाना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको विंडो को थोड़ा ड्रैग करके ऊपर करें, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा होगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है इस आइडेंटिटी का, ठीक है। यहाँ पे देखें आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इस वक्त नो है, तो आप इसको, इस आइडेंटिटी को क्या करेंगे, यहाँ से यस करेंगे। ये देखें आपके पास ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, इसको यस कर देंगे। जैसे आप इसको यस करेंगे तो बेटा इसके 2 फर्दर एट्रीब्यूट्स आपके सामने आ जाएंगे। एक है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट, एक है आइडेंटिटी सीड। आइडेंटिटी सीड मीन्स कि आपकी वैल्यूज़ स्टार्ट कहाँ से हों, ठीक है, आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हों, स्टार्ट कहाँ से हों। आपकी वैल्यूज़ स्टार्ट 1 से हों और उनमें इंक्रीमेंट कितने का हो, यानी कि पहली आईडी 1 जनरेट हो तो दूसरी 1 हो, 2 हो, या आप उसमें 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, आप उसमें 10 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स आइडेंटिटी कॉलम, ये देखें अभी मैंने इसको आइडेंटिटी कॉलम बना दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम एक्सप्लिसिटली अब इसकी वैल्यू जो है वो इंसर्ट नहीं करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, डेमो 2 को सेव कर देंगे। ये टेबल मैंने सेव कर दिया। टेबल को सेव करने के बाद मैं अपनी क्यूरी मेथड में आया और अब की बार देखें, मैं अगर यहाँ पे अपने रिकॉर्ड को चेंज करूँ, इसको यानी कि
इसको 3 कर दूं एंड मैं सिलेक्ट करूं दोबारा से और इसको इंसर्ट करने की कोशिश करूं, तो देखें क्या ना, कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम टेबल। वो कहता है कि आइडेंटिटी कॉलम का यानी कि इस टेबल का जो एट्रीब्यूट आईडी था उसको आपने आइडेंटिटी कॉलम बनाया है और इसके लिए आप एक्सप्लिसिट यानी कि खुद से अब आप वैल्यू नहीं दे सकते, ये वैल्यू अब आपके लिए सिस्टम खुद जनरेट करेगा। तो फिर जब हम किसी टेबल के आईडी एट्रीब्यूट को या किसी भी एट्रीब्यूट को आइडेंटिटी बनाते हैं तो फिर उसका इंसर्ट करने का सिंटैक्स चेंज हो जाता है। वो होता है फिर बेटा इंसर्ट, चलें हम इसी क्यूरी को कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर द टाइम सेविंग। ओके, अब की बार हम क्या करेंगे, हम ये लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, जस्ट वी राइट द वैल्यूज कीवर्ड। ये मेरा कर्सर दूसरा आया हुआ है, एक मिनट, इसको इंसर्ट की से ख़त्म करते हैं। जी, अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, आप इसको कॉपी कर दें, जस्ट इस क्यूरी का ये वाला पार्ट सी। और अब देखें, अब आप आईडी की वैल्यू स्प्लिट नहीं करेंगे, यानी कि जो आपके 3 कॉलम है ना, इसमें आईडी है, क्लास है, नेम है। अब आपने सिर्फ क्लास की वैल्यू देनी है और किसकी वैल्यू देनी है, आपने नेम की वैल्यू देनी है। अब आपको उसकी आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिएगा खुद ब खुद कि आपके लिए ये जनरेट कर देगा। तो लेट्स सेलेक्ट इट एंड एग्जीक्यूट इट। ये देखें 1 रो इफेक्टेड। अब हम देखते हैं अपने रिकॉर्ड्स को फेच करके कि हमारे पास क्या चेंज हुआ है। तो देखिएगा इस वक्त ID3 उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। अगर मैं दोबारा से इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, फिर रो इफेक्टेड हुई है, फिर दोबारा हम इसको चेक करते हैं, ये देखें ID4 उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। तो ये होता है बेटा एक्चुअली प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था कि जब वेबसाइट्स के ऊपर डाटा फिल कर रहे होते हैं तो आईडी हम कभी भी यूज़र से नहीं लेते। हम इस तरीके से बैकएंड के ऊपर डेटाबेस में अपने टेबल को, उस कॉलम को हम क्या करते हैं, सिस्टम आईडी जो रैंडम जनरेट हो रही होती है वो इस तरीके से हो रही होती है आइडेंटिटी कॉलम की मदद से। तो इस हाँ जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, ठीक है, और वो जो COSC और इस तरह के ये होती हैं रैंडम नंबर क्लासेस, वो हम आगे चल के जब हम इंडेक्सेस पढ़ेंगे डेटाबेस में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मर्जी के कस्टम यानी कि आईडीज़ जनरेट किसी खास सीरीज़ में, जैसे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है COSC और आगे फिर चेंज होते रहते हैं, ऐसे आप जनरेट कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं रैंडम नंबर क्लासेस, वो हम खुद इंपोर्ट करके फिर इसमें देखेंगे। नाउ द टाइम बीइंग द कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि आइडेंटिटी कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसकी वैल्यू हम एक्सप्लिसिटली खुद से नहीं देते बल्कि इम्प्लिसिटली सिस्टम खुद से हमारे लिए वो जनरेट करता है, ठीक है। तो ये बेटा सिंटेक्स था हमारा एक्सप्लिसिट वैल्यूज़ इंसर्शन का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक्सप्लिसिटली जो है वो इसको इंसर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, ये जो चीज़ है हमारे पास ये इम्प्लिसिटली यानी कि सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है डाटे को, ठीक है बेटा। द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स। तो ये क्या किया है हमने, आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू को रीयूज़ कर लिया है सेट आइडेंटिटी, कि अगर हम कोई वैल्यू इसमें से डिलीट कर दें, यानी कि जैसे हमने ये ID1 यहाँ से ये देखें इसको हमने सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया, तो ये इसके बाद हमने अपने टेबल के रिकॉर्ड चेक किए, तो ये देखें रिकॉर्ड नंबर 1 जो है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन ID नंबर 1 जो है वो डिलीट हुई है, ये आईडी अपडेट नहीं हुई। अब मैं ID नंबर 1 को दोबारा से यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, यानी कि रीयूज़ करना चाहता हूँ आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यूज़ को, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सेट आइडेंटिटी जो इंसर्ट है ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो मैं एक्सप्लिसिट वैल्यूज़ दे सकता हूं किसकी, आइडेंटिटी कॉलम की, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसे ऑन कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये ऑन होगा तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था एक्सप्लिसिट वैल्यू देने वाला, तो ये देखें मैं दोबारा से वैल्यू 1 देता हूँ और मैं इसको इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, 1 रो इफेक्टेड, देन यू गोज़ टू द सेलेक्ट स्टैटिक, एग्जीक्यूट दिस, और ये देखें दोबारा से मैंने आइडेंटिटी कॉलम की ID1 को क्या कर लिया है, रीयूज़ कर लिया है, दोबारा से इस्तेमाल कर लिया है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू को रीयूज़ करना। लेकिन अगर दोबारा मैं अब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करूँ कि एक्सप्लिसिट वैल्यू ना दूँ
और एग्जीक्यूट करूँ तो अब मुझे एरर आएगा। वो कहता है कि अब एक्सप्लिसिट दो, क्योंकि तुमने खुद कहा है कि सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन की हुई है। तो मैं अब इसे ऑफ करता हूँ, एग्जीक्यूट इट, एंड देन वी कैन इंसर्ट द बालदीन वाला जो है हमारे पास, ये वो पुराना सिंटेक्स जो है दोबारा इसका यूज़ करते हैं। तो अफेक्टेड एंड एग्जीक्यूट, नाउ सी ID6 हैज़ बीन इंसर्टेड। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।